अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जो है वो देखने में आ रही है, और वो है जो सियासी जमातें, जो अपोजिशन की जमातें हैं, वो अब एक दफ़ा दोबारा मुत्तहिद हो रही हैं। गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा कि जो अहम एक कानून साजी थी, उसमें अपोजिशन की जमातों के दरमियान ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमने देखी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो इंतहाई अहम कानून साजी थी उसमें अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें शामिल रहीं, और उनका मौक़िफ़ यही था क्योंकि ये कौमी सलामती से मुंसलिक है, फेटफ के मामले के साथ मुंसलिक हैं, तो इसमें हम साथ देंगे। लेकिन उससे पहले हमने देखा कि नैब के हवाले से कुछ जो नैब का जो तरमीमी बिल है उसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज की थी अपोजिशन ने, जिस पर हुकूमत की तरफ से ये था कि जी इसमें से शायद कोई भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगी। अब आजकल भी हम देख रहे हैं कि दोबारा मौलाना फजल रहमान साहब दोबारा एक्टिव हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, उससे पहले कुछ दिन कबल मियां नवाज शरीफ साहब से टेलीफोन पर बात हुई, और मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको यकीन दिलाया मौलाना फजल रहमान साहब को कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अब आपके साथ खड़ी रहेगी और इसमें अब किसी किस्म की कोई दो राय नहीं होगी। मौलाना फजल रहमान और दीगर अपोजिशन की छोटी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसमें कुछ कमी आई है, क्योंकि जो मौलाना फजल रहमान साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने यकीन दिलाया है कि जी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अपोजिशन की होगी, और उससे पहले रहबर कमेटी का इजलास होगा जिसमें APC का एजेंडा तय किया जाएगा। और ये भी इतलात आ रही हैं कि शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान साहब ने इस बात पर भी इत्तफाक कर लिया है कि महंगाई के हवाले से हुकूमत मुखालिफ तहरीक जो है वो जल्द अज जल्द चलाई जाएगी, क्योंकि इस वक्त सबसे अहम मसला जो है वो अवाम के मसाइल का है और उनको हमने लेकर आगे चलना है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज मेरे साथ एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं कमर ज़मान कायरा साहब, सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर, पंजाब के सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब आपका वक्त देने का। कायरा साहब, यकीनन अपोजिशन जो है वो मुत्तहिदा होकर भी तहरीक चलाना चाहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह आपने कहा कि कुछ एक नज़रियाती पॉइंट्स हैं जिन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे आगे नहीं जाती है और ना ही उस तरह की सियासत करने पर यकीन रखती है, चाहे वो धरना हो। अब जो सूरत हाल है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब माजरत से थोड़े से डेस्परेट नजर आते हैं, जिसके बाद उन्होंने अब दोबारा ये मीटिंग्स शुरू की और अब छोटी पार्टीज को भी वो साथ लेकर अपोजिशन की हैं उनको भी लेकर आए हैं, ताकि आप दोनों बड़ी जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उन पर थोड़ा सा दबाव जरा ज्यादा डाला जाए। तो उस सूरत हाल में भी क्या बनेगा, और खासतौर पर अब आइंदा जो नैब के हवाले से कानून साजी होगी उसमें जो है अपोजिशन का किरदार क्या रहेगा, और अगर मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि जी एक बाकायदा हुकूमत गिराने की तहरीक शुरू की जाएगी, तो क्या पीपल्स पार्टी अब समझती है कि ये वक्त सही है हुकूमत को गिराने के लिए? क्या आप शामिल होंगे मुत्तहिदा अपोजिशन? जी जमीर साहब, जहां तक तल्लक लफ्ज डेस्परेट का है, मेरे ख्याल में वो तो मुनासिब नहीं है, लेकिन मौलाना मुतफक्कर बहरहाल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत मुतफक्कर हैं, और वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इस हुकूमत का खात्मा हो जाए, और यही पीपल्स पार्टी चाहती है, यही मुस्लिम लीग चाहती है, और यही जो मीडिया हमसे सवाल कर रहा है कि अपोजिशन इकट्ठी क्यों नहीं, बाकी अपोजिशन की जमातें भी यही चाहती हैं, और आप उनके रोजाना के बयानात मीडिया के अंदर जो आ रहे हैं, उनकी पार्टिसिपेशन है, आप उससे देख रहे हैं। लेकिन मीडिया भी हमसे यही सवाल कर रहा है, जल्दी क्यों नहीं कर रहे, क्यों आपस में डिले कर रहे हो, क्यों इकट्ठे नहीं हो रहे हो, ताकि जल्दी करो, इस हुकूमत से जान छुड़ाओ। हम भी कोशिश में हैं। अब पीपल्स पार्टी क्या करेगी? पीपल्स पार्टी का नुक्ता नजर यह है कि हम आईनी जमहूरी तरीकाकार से जो रास्ता है, उस रास्ते के अंदर रहते हुए रूल ऑफ द गेम जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और दबाव बढ़ा के इस हुकूमत को गिराएंगे। एक इत्तेहादी छोड़ गए, बाकी इत्तेहादी तो पर तोल रहे हैं, उनको तो किसी मजबूरी ने उन्हें बांधा हुआ है, वरना चौधरी साहबान का आपको पता है वो तो प्राइम मिनिस्टर से ना उनसे मिलते हैं, ना वजीर आजम उनसे मिलते हैं, और वो बैठे हुए हुकूमत के साथ है, तो कोई मजबूरी है। वो क्या कहते हैं कि है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं,
اسی طرح چپ ہے نا وہ. تو اب ان کے اوپر جو دباؤ بڑھ رہا ہے, ان کے اپنے اندر سے بھی وہ کریکس واضح ہونا شروع ہو گئے. اب وزراء آپس کے ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو بھیجنے کا عمل ہو, یا پاکستان کے اندر مافیاز کی حکومت کی بات ہو, یا باقی ایشوز ہیں, یا خارجہ پالیسی کے اوپر ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کہیں اور کھڑا ہے, دفتر خارجہ کہیں اور ہے, کشمیر پالیسی بنانے والے کہیں اور کھڑے ہیں. تو یہ حکومت کے اپنے اندر بھی کریکس ہیں, اور عوامی دباؤ ہی ایک بہترین اور جمہوری رستہ ہوتا ہے. پیپلز پارٹی اس کی قائل ہے, ہم سارے اس پہ متفق ہیں. ہم کیا کریں گے, لائے عمل کیا اختیار کریں گے, یہ ابھی آپ کے ساتھ ہم شیئر نہیں کر سکتے. جب اے پی سی ہوگی تو ہماری قیادت اے پی سی میں شیئر کرے گی, اور پھر ہم کامن گراؤنڈ طے کریں گے کہ کس طرح کیا رولز ہوں گے جس کے تحت ہم آگے بڑھ کے قاہرہ صاحب بالکل صحیح کہا. قاہرہ صاحب, ایک تاثر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سندھ ہے, پی ایم ایل این جو اپنا سٹرانگ ہولڈ سمجھتی ہے پنجاب, وہ اس کے پاس نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب خود بھی ابھی قومی اسمبلی کے اندر نہیں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک جو جنرلائز ایک تاثر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا پریشر ضرور رکھنا چاہتی ہے, لیکن فی الحال کچھ نیب کے معاملات بھی ایسے ہیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے, تو وہ ایک اتنا جتنا پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان اور دیگر چھوٹی اپوزیشن کی جماعتیں پریشر ایگزرٹ کرنا چاہتے ہیں, پیپلز پارٹی شاید اتنا نہیں کرنا چاہتی ہے. یہ تاثر ہے, کیا کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا یہ بھی مفروضوں کے اوپر ہی بیس کر رہی ہے یہ بات؟ اچھا ضمیر صاحب, اس آرگومنٹ کو ذرا تھوڑا سا کھولیں. اس کو کھولتے ہیں تو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کہاں کھڑا ہے, اس کو یہ سیلف ڈیکنسٹرکٹ ہو جائے گا. صحیح. گزارش یہ ہے, سوال یہ ہم کر رہے ہیں کہ یہ حکومت فیل ہو گئی ہے, یہ حکومت ان پاپولر ہو گئی ہے, لوگ اس سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں, اور اگر الیکشن ہو جاتے ہیں, یہ حکومت جاتی ہے, اور پہلا فیز ہے کہ اسمبلیوں کے اندر سے, اسمبلیوں کی مدت, ہمارے ملکوں میں الیکشن مہنگے بھی بڑے ہوتے ہیں اور الیکشن کے اندر اپنے بڑے مسائل ہیں, لہٰذا فوری الیکشن جو ہے وہ تو جب انیویٹیبل ہے تو ہے, لیکن ایک موقع اس پارلیمان کو ملنا چاہیے. ہم 126 ممبرز کے ساتھ 5 سال حکومت چلاتے رہے, کوشش ہم نے کی تھی. اسی طرح یہاں بھی جو اقلیتی جس وقت جماعتیں ہیں, اقلیت سے مراد یہ ہے کہ جن کے پاس اکثریت ووٹ نہیں ہے, وہ اکٹھے ہو کے, نمبر نہیں ہے, تھینک یو فار کریکشن, نمبر نہیں ہے, تو وہ اکٹھے ہو کے حکومت بنا سکتے. لہٰذا ایک دفعہ اس پارلیمان کو موقع دینا چاہیے کہ یہاں سے حکومت تشکیل پائے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی کیونکہ سندھ میں حکومت ہے, اس لیے پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ یہ حکومت ختم ہو جائے, ان کی بھی حکومت ختم ہوگی. تو بھائی یہ حکومت ختم کب کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت فیل ہو گئی ہے, ان پاپولر ہو گئی ہے, لہٰذا الیکشن ہو تاکہ یہ فارغ ہو جائیں, اور اس کے نتیجے میں کون آ جائے گا؟ ہمارے تو آگے پہلے سے زیادہ ووٹ بڑھیں گے. لاجیکل بات ہے نا کہ اگر ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ حکومت جائے, تو یہ حکومت تو ان پاپولر ہو گئی ہے, اور ان کے جو سلیکٹرز تھے اب وہ بھی ان سے تنگ ہیں, اب ان کے اتحادی بھی تنگ ہیں, تو ہمیں تو زیادہ ووٹ ملنے کی توقع ہے. ہم سندھ کی بجائے اب انشاءاللہ پنجاب میں بھی ہوں گے, ہم کے پی کے میں بھی اپنی حکومت بنائیں گے, اتحادیوں کے ساتھ مل کے ہو سکتا ہے بنا لیں, تو ہمیں تو زیادہ ووٹ ملنے کا امکان ہے. یہ آرگومنٹ تو خود اپنی نفی کر رہا ہے. بالکل صحیح کہ آپ لوگوں کو تو اس وقت شاید زیادہ جو ہے وہ اس کا بہتر نتیجہ نکل سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے. ہم جو توقع کر رہے ہیں وہ تو یہی ہے نا. بالکل توقع یہی کر رہے ہیں, لیکن پچھلے کچھ عرصے میں خاص طور پہ یہ جو ہے جو نیریٹو بلڈ کیا گیا کہ جی پچھلے جو ادوار تھے کوئی 20 25 30 سال کے, وہ کرپٹ ادوار تھے, اور اس کے بعد یہ جو 2 سال ہیں یہ ایک ہمیں نالائکی نظر آ رہی ہے. اب کرپشن سے لے کے نالائکی کے 2 سال کا سفر تک, اس میں آپ کیسے گین کریں گے, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ کہاں پہ لوز کرتی ہے, صرف اپنی نالائکی کی وجہ سے, یا جو ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا چاہے وہ پی ٹی آئی نے کیا, یا جو ابھی یہ کیسز ہیں بڑی جماعتوں کی لیڈرشپ کے خلاف, انہوں نے جو بھی نیریٹو سامنے دیا, تو اس میں پھر ون ون سچویشن کس کے لیے کہاں پر نکلتی ہے؟ دیکھیں نا ضمیر, اگر آپ نے انالیسس کرنا ہے نا تو بھٹو شہید کی گورنمنٹ کے اوپر سب پاکستان کا اتفاق ہے کہ انہوں نے پاکستان کو مستحکم کیا تھا, وہ ایک عظیم لیڈر تھے, اب ان کے مخالف بھی یہ بات مان رہے ہیں. صحیح. اس کے بعد کوئی 43 سال ہیں, 30 پہ نہ رکیے, 43 سالوں پہ چلے جائیے. ضیاء الحق نے کس ملک کو کیا دیا؟ ملٹری ڈکٹیٹر تھا, فوجی حکومت تھی,
وردی والا صدر تھا, سارے اختیارات کا حامل تھا, جیلیں, کوڑے, پھانسیاں, کیا نہیں کیا. ملک کو کیا دے کے گیا؟ منافرت, کلاشن کو, ہیروئن, پولیٹیکل کلچر کا خاتمہ, برادری ازم, قبیلے, ان کی پروان, مسالک کے اوپر لڑائیاں, مذہب کی لڑائیاں, یہ دے کے گیا. سیاست میں فریگمنٹڈ پیسہ, سوسائٹی برباد کر گیا, سیاست میں پیسہ, یہ سب کچھ. ضیاء الحق تو اس ملک کے بیسک فائبر کو برباد کر کے گیا. اس کے بعد جو حکومت آئی, ان کے دور میں جنیدو صاحب کی حکومت آئی, انہوں نے کوپریٹ کیا, ایک سیویلین, سو کالڈ سیویلین گورنمنٹ تھی, لیکن ان کو بھی برداشت نہیں کیا. اس کے بعد ہماری گورنمنٹ آئی, وہ چلے گئے, وہ تو پیارا گر گیا, پاکستان کی قسمت بچ گئی, ورنہ پتہ نہیں کیا کر کے جاتے ہیں. اور وہ کہہ رہے تھے میں 5 سال تک, میں تو 3 دفعہ آپ کا صدر رہوں گا, 5 سال کے لیے جو 1 دفعہ تھے وہ ہمیشہ ہی رہتے شاید, وہ ٹل ڈیتھ وہ بادشاہت کا اعلان ہی کرتے. اچھا, دوسرا وقت آیا جب ہماری گورنمنٹ آئی, تو ہماری گورنمنٹ کو بھی کیسے کیا گیا. حمید گل صاحب نے بڑا اوپنلی کہا کہ میں نے ان کے خلاف جماعت اتحاد بنایا تھا, کھل کے, کچھ شک والی بات نہیں. ISI کے ہیڈ تھے, ان کو ہٹایا گیا. اس کے بعد کی داستانیں بھی کھلی کتابوں میں لکھی ہیں, روز میڈیا پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. اسلم بیگ صاحب نے جا کے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا, سپریم کورٹ میں, سابق آرمی چیف نے سپریم کورٹ میں, آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا, انہوں نے کہا ہاں میں نے پیسے تقسیم کیے تھے سیاسی جماعتوں میں. کیا کیا؟ یہ بھی ایک ملک کا کلچر ہے. اس کے بعد ہماری ایجنسیاں کیا کھیل کھیلتی رہیں, یہ بھی ایک بڑا واضح کلچر ہے. میاں نواز شریف صاحب کی حکومت بنائی گئی, اور اس حکومت کے ساتھ بھی اختلافات رہے. اس حکومت نے کیا دیا؟ پھر بھی نسبتاً کمپیریٹیولی ڈیولپمنٹ دی, نسبتاً بہتر پاکستان دیا. اس لیے کہ جب بھی آمریتی ادوار تھے تو آپ کو باہر سے امداد, امریکی امداد یا باقی یورپی امداد یا سعودی امداد زیادہ آئے. کیوں؟ کیونکہ آپ ان کے پرپس سالو کر رہے تھے. ضیاء الحق کے دور میں آپ افغان جنگ لڑ رہے تھے, اور پرویز مشرف کے دور میں آپ امریکہ کی طالبان کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے. لہذا آپ کو بے شمار پیسہ ملا, آپ کو بے شمار پیسہ ملا, بے شمار ریلیف ملے. آپ کے اوپر جو قدغنیں اور پابندیاں تھیں وہ ختم کر دی گئی. اب جو سیاسی حکومتیں آتی ہیں, ان کو نہ تو باہر کے جو ادارے ہیں وہ چلنے دیتے ہیں, اور نہ پاکستان کے اپنے ادارے ان کے ساتھ اس طرح کوآپریٹ کرتے ہیں. جس طرح آج کہہ رہے ہیں خان صاحب, اس طرح ماضی میں نواز شریف صاحب تو نہیں کہہ سکتے, ہم تو نہیں کہہ سکتے تھے. ہمارے خلاف تو میمو سکینڈل آ جاتے ہیں, نواز شریف صاحب کی حکومت کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے. یہ بات تو بڑی روز روشن کی طرح ہے نا. اس 2 سال میں ہم بھی برے, نواز شریف بھی برے. ہمارے دور میں کرپشن تھی, مافیاز کی حکومت تھی, اور چینی سستی تھی, تیل سستا تھا, آٹا سستا تھا, کاروبار بہتر تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں دہشت گردی عروج پہ تھی, 2 بڑے فلڈ آئے تھے, فوج ہماری کے GHQ پہ حملے ہو رہے تھے, ہمارے افسر اور جوان اور سارے لوگ شہید ہو رہے تھے. پاکستان کو دنیا میں دہشت گرد ملک ڈکلیئر کرنے کے درپے تھے. وہ پاکستان ہمیں ملا تھا, ہم نے اس کو کیا کیا ہمارے دور میں. اچھا جی, ان کا آرگومنٹ ہے کہ اس دور میں بڑی کرپشن, بڑی لوٹ مار ہوئی. ہمارے دور میں لوٹ مار ہوتی ہے اور تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں, پینشنیں بڑھ جاتی ہیں, کاروبار بڑھ جاتے ہیں. پوچھئے کسی کاروباری سے, جائے, میں چیلنج کر کے کہتا ہوں, جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے, ٹھیلے والے سے لے کے اس ملک کے سب سے بڑے جو صنعت کار ہے, اس نے اگر پیسہ کمایا تو اس دور میں کمایا. آخر کو وجہ تو تھی نا. لوٹ مار ہم کر رہے ہیں, ہم چور بھی ہیں, اور ملک میں مافیاؤں کی حکومت بھی ہے, اور عوام بھی خوشحال ہیں, نوکریاں بھی مل رہی ہیں. میاں نواز شریف کی حکومت کرپٹ ہے جی, بڑی خراب ہے جی, واٹر ویز بن رہے ہیں, پاور ہاؤسز بن رہے ہیں, اور کمپیریٹیولی بہتر صورتحال ہے, لیکن وہ چور ہیں, وہ کرپٹ ہیں. اور یہ اچھے لوگوں کی حکومت آ گئی, ان کے ساتھ تو سارے ادارے بھی ہیں, اور یہ بڑے نیک لوگ آ گئے ہیں. اور اب حالت یہ ہے نہیں معذرت کہ سے آٹا ہے تو صاحب, وہ ان کے کنٹرول نہیں اوپر ہو بھی رہا, ایک ٹیگ لگ چکا مافیاؤں ہوا کی ہے, حکومت ہے. ان کے اوپر بھی ایک ٹیگ لگ چکا ہوا ہے. اگر آپ کی حکومتوں کو کرپشن کہا گیا تو ان کی حکومت کو نالائق کہا گیا ہے, مطلب مبینہ طور پر کہ جی یہ میں چھوٹی سی ٹھہر جائیں نا, ٹھہر جائیں. میں اس پہ آ جاتا ہوں زمین. جی سوال یہ ہے کہ اس حکومت یہ آئی, یہ بڑے نیک لوگ لائے گئے, بڑے اچھے لوگ تھے, ان کو انسٹال کیا گیا, ان کی جماعت کو تگڑا کیا گیا, ان کے ساتھ جماعتوں کو شامل کرایا گیا کہ آپ اکٹھے ہو جائیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سب سارے ادارے ہمارے ساتھ ہیں. چلے اچھی بات. رزلٹ کیا ہے؟ کیا اس سے پاکستان کے اندر سیاسی کلچر مستحکم ہوا؟ کیا اسمبلی کے اندر لیجسلیشن بہتر ہونا شروع ہوئی ہے؟ کیا پاکستان کے اندر ٹالرنس بہتر ہوئی ہے؟ کیا آزادی اظہار بہتر ہوا ہے؟ کیا پاکستان کی فیڈریشن مضبوط ہوئی ہے؟ کیا انہوں نے کوئی اپنا ایک وعدہ پورا کیا؟ کوئی ایک, جسٹ ون. کیا پاکستان کے لوگوں کو چیزیں سستی ملنی شروع ہو گئی ہیں؟
क्या बिजली गैस तेल सस्ता हो गया है? क्या पाकिस्तान में थाने कचहरियों के अंदर जो करप्शन की वबा है, क्या वो मल्टीप्लाई नहीं हो गई, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ गई? तो सवाल ये है कि आज सारा पाकिस्तान सट पटा रहा है, सरापा एहतजाज है, और ये अच्छों की हुकूमत, इसके पीछे जो कुव्वतें हैं। और अब तो बातें छोड़ दे, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स में कहा है, कोई कमेंट्स नहीं पास किए, जजमेंट में कहा है कि ये नैब टाइप इदारे हैं, ये सियासी इंजीनियरिंग के इदारे हैं, ये बाजू मरोड़ के सियासी वफादारियां तब्दील करके हुकूमतें बनाते गिराते हैं, ये लोगों की पगड़ियां उछालने, ये तो हम कहते थे, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई है। तो सवाल ये है कि नैब तो टूल है, वो कौन है जो इस टूल को इस्तेमाल करके सियासी इंजीनियरिंग करता है? वो कौन है जो हुकूमतें बनाता गिराता है? वो कौन है जो हमारी जमात को उसमें से पैट्रियट बना दिए गए? जमीर हैदर, जरा गौर करो सर। यानी हम 2002 में आए, अपनी जमात के साथ खड़े हो गए, 18-19 लोगों का एक ग्रुप अलग किया गया, उनको कहा गया ये पैट्रियट हैं। अगर वो पैट्रियट थे तो लॉजिकली हम तो फिर मुहिब वतन नहीं थे, हम तो गद्दार थे ना। सही। यानी जो वफा के साथ अपनी जमात के साथ खड़े रहे, असूल के साथ खड़े रहे, वो गद्दार ठहरे। और जो बेजमीर हो गए, जो चले गए, जो अपना मैंडेट की तौहीन कर गए, उनको आपने मुहिब वतन डिक्लेयर किया। क्या इस मुल्क की लुगत के साथ भी हमने बर्बाद करके रख दी? अब सवाल यह है कि उनको भी सोचना है, हमें भी सोचना है, और इस हुकूमत ने तो तय कर दिया, फैसला कर दिया कि ये इनकम्पिटेंट है। एक सिर्फ नालायक नहीं है, नालायक होना चलो को बंदा को मिल जाएगा, जिनमें घुमंड ये है कि हम मीडिया मैनेजमेंट के जरिए सारा कुछ कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। ये मुल्क को बर्बादी की तरफ ले आए हैं। सही। और आज हालत जो है, थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ है, थोड़ा सा रिलीफ। कोरोना में बेहतरी आई, अल्लाह ने करम किया, हमारी कौम की रजिस्टर्स बेहतर है, तो उससे एक रिस्पॉन्स बेहतर आ गया। उसके बाद जो कारोबार बंद हुए थे, कारोबार खोल दिए गए, बाजार खोल दिए गए, तो एक टेम्परेरी रिलीफ हुआ है। ये रिलीफ अल्लाह करे ये परमानेंट रिलीफ की सूरत इख्तियार करे, लेकिन आइंदा आने वाले जो चंद हफ्ते हैं उसमें पाकिस्तान के रियल बिजनेस की हालत सामने आएगी। अभी तो कारोबारी लोगों के कारोबार चले हैं ना, उस लेवल पे, उस क्वांटम पे नहीं गए। हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, हमारी ज़राअत नहीं बढ़ रही, रोजगार नहीं बढ़ रहा। तो अभी पता चलेगा। और ये हुकूमत एक वबाल के तौर पे, एक मर्ज के तौर पे इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गई। कायरा साहब, अभी प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था कि करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस की तरफ चल पड़ा हुआ है, मतलब बहुत अरसे बाद। तो ये आप कह रहे हैं कि अभी मुआशी, मतलब अभी तो सूरत हाल अल्लाह करे मतलब कि अच्छी हुई है, अल्लाह के मतलब साहब, अगर कोई अपनी हुकूमत का कोई एक काम ये गिना सकते हैं ना, तो वो गिनाते हैं कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट ये है कि आप जो चीजें बाहर से मंगवाते हैं और जो यहाँ से बाहर भेजते हैं, उसका दरमियानी जो फर्क है, और अगर वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम हो और पाकिस्तान में आने वाला माल ज्यादा हो, तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है, वो खसारा हो जाता है। सर वो ट्रेड वो खसारा मुस्लिम लीग के दौर में को 20 अरब सरप्लस, वो आपका बजट भी यही है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी यही है। करंट अकाउंट में भी बेसिकली यही होता है कि आपके दोनों ऐड होते हैं और सारे जो होते हैं ये सही। ठीक जी। तो गुजारिश ये है कि आप जरा गौर करें। मुस्लिम लीग के दौर में, क्योंकि मुझे उससे इख्तलाफ हो सकता है, आपको हो सकता है, लेकिन उस दौर में मोटरवेज बन रही थी, उस दौर में पावर हाउसेज बन रहे थे, और बहुत बड़ी तादाद में आखिरी साल या 1.5 साल में मशीन आई बाहर से। उन मशीनरी की आमद से पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल था वो बढ़ गया। इसी तरह पाकिस्तान की जो सनत थी, उसका जो पहिया चल रहा था, तो हमें बहुत सारा रॉ मटेरियल डोमेस्टिक लोकल हम कंज्यूम करते हैं, और बहुत सारा रॉ मटेरियल वो है जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। बल्कि इवन तो आपके यहाँ तो कॉटन भी बाहर से इंपोर्ट होती है। तो अगर रॉ मटेरियल बाहर से आके आप पर वापस एक्सपोर्ट बेहतर करते हैं, तो वो एक मुस्बत अमल है। अगर आपके यहाँ मशीनें आई हैं और आपके यहाँ सनत बेहतर लगी है और आपके यहाँ पावर सेक्टर में आके इन्वेस्टमेंट हुई है, तो वो एक दफा तो बिल में रिफ्लेक्ट होना था। सही। हर साल तो 20 अरब डॉलर की मशीन नहीं आएगी, सही सही 15 अरब डॉलर की मशीन नहीं आएगी। सही। तो इनका कमाल नहीं था, वो एक नेचुरल सर्कमस्टांसेस थे, उसको ये ढोल बजा के कह रहे हैं। सवाल ये है कि क्या उससे आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई? मेरी दानिश में, जमीर हैदर, आखिरी बात यह है, मेरी दानिश में तो जमीर इस तरह होना चाहिए कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट आप उसको 150 अरब डॉलर पे ले जाएं, लेकिन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को 100 अरब डॉलर कर 100 अरब डॉलर। अगर आप रॉ मटेरियल मंगवा के और मशीनरी मंगवा के पाकिस्तान के
हालात को बेहतर करते हैं और बिल्कुल एक्सपोर्ट बेहतर करते हैं तो वो नेगेटिव नहीं होगा। सही। कायरा साहब, अब थोड़ा सा जो है गुफ्तगू का रुख जो है वो थोड़ा सा सिंध और सिंध वर्सेस फेडरल फेडरेशन, फेडरल गवर्नमेंट जो ये चल पड़ा है, इस तरफ लेके चलते हैं। अगर याद करें कि जब 2018 में हुकूमतें बनी थीं, सूबाई हुकूमतें और वफाक में हुकूमत बनी थी, तो उसके बाद ही शायद चंद महीनों बाद हमें एक आवाज़ आई कि जी यहाँ पे तो गवर्नर रूल लग सकता है सिंध में। उसके बाद वो फिर वक्त गुजर गया, उसके बाद फिर कि जी 18वीं तरमीम के हवाले से सवालात उठने शुरू हो गए। फिर उसके बाद जो है आप लोगों का पीपल्स पार्टी का और मेयर का जो एमक्यूएम है उसके हवाले से जंग सामने आ गई। फिर कोविड आ गया, कोविड के हवाले से जंग जो है वो ठंडी गर्म होती रही पीपल्स पार्टी और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान। अब जो है वो बारिशों के बाद जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं कि जी हम दो ऑप्शंस, अब मुख्तलिफ ऑप्शंस देख रहे हैं, कानूनी और आईनी, कि कराची को बेहतर करने के लिए, कराची के मसाइल हल करने के लिए हम ये कानूनी और आईनी ऑप्शंस को देख रहे हैं। उसके बाद एक और जंग जो है छिड़ गई, लेकिन फिर उसमें बेहतरी आई कि एक कोर कमेटी बन गई कराची के हवाले से, जिसमें आप लोग भी बैठे हैं, वफाक भी बैठी है और दीगर पार्टीज भी बैठे हैं और स्टेक होल्डर्स भी बैठे हैं। अब ये आगे आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे अब जाके मामला ठीक हो गए या अभी मजीद 18वीं तरमीम के ऊपर भी, क्योंकि हुकूमती लोग कहते हैं कि जी हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि बिल्कुल रोल बैक कर रहे हैं, 18th अमेंडमेंट को खत्म कर रहे हैं, रिव्यू हो सकता है, डिस्कशन हो सकती है इस पे। तो अभी आपको क्या लगता है कि ये मामला तब यहां रुक गए हैं या इसी तरह आगे चलेंगे? देखिए जमीर, जो पीपल्स पार्टी की जब भी हुकूमत होती है ना, फेडरल गवर्नमेंट बनती है, तो भी सूरत हाल देख लें। भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी तो उसके साथ क्या सलूक किया गया और भुट्टो साहब के साथ क्या सलूक किया गया। बीबी शहीद की गवर्नमेंटें आती हैं, बड़े जुल्म मज़ीयतें बर्दाश्त करने के बाद 18 महीने बाद गवर्नमेंट चेंज कर दी जाती है और उनको कंडीशनल गवर्नमेंट दी जाती है। जनरल असलम बेग और गुलाम इसहाक खान उनको बाकायदा बैठ के शराइत डिक्टेट कराते हैं और तब हुकूमत मिलती है। 18 महीने बाद फारग कर देते हैं कि ये तो बड़ी खराब गवर्नमेंट है। उसके बाद फिर दोबारा उनकी गवर्नमेंट आती है, हालात ज्यादा खराब हो जाते हैं, फिर उनको गवर्नमेंट देना पड़ जाती है और उस वक्त उनको सिक्योरिटी रिस्क कह दिया जाता है। सही। किसने कहा था आपको पता है ना? जी जी। सिक्योरिटी रिस्क बना दिया गया था। इस मुल्क की वो वजीर आजम जिसका बाप इस पे कुर्बान हो गया, जिसके भाई उस पे कुर्बान हो गए, जिसके कारकुन उस पे कुर्बान हो गए, जो खुद भी अल्टीमेटली इस पे कुर्बान हो गई, उसको आपने सिक्योरिटी रिस्क कह दिया। इसके बाद हमारी गवर्नमेंट आई तो हमारे खिलाफ मेमो स्कैंडल बना दिए गए, हमारे खिलाफ पता नहीं क्या क्या स्कैंडल बना दिए। इस रियासत का अलमिया ये, हमारा अलमिया ये है कि पाकिस्तानी रियासत के जो इदारे हैं, रियासत के जो मेजर लोग हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस तरह ये रवायती होते हैं ना चौधरी और कमी, हमें तो ये कमियों की तरह ट्रीट करते हैं। हम तो पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी इस मुल्क से ये बरादरीइज्म और ये कमी चौधरी का रिवाज खात्मा चाहती थी, इस जागीरदारी के खिलाफ लड़ी, इस सरमायादारी के खिलाफ लड़ी। अब हमारा अलमिया यह है कि हम उसी असूल पे खड़े हैं, लेकिन इस मुल्क के चौधरी आज भी हमें वो उस कमियों की तरह ट्रीट करते हैं। हम ना वो बनने को तैयार थे, ना किसी को समझते हैं, ना खुद बनने को तैयार हैं। और हम समझते हैं दुनिया का असलूब भी यही है कि हमें जमहूरी रिश्ते आपस में तय करने होंगे, ये ट्राइबल रिश्ते अब खत्म करने होंगे, सोचें भी बदलनी होंगी। सो पीपल्स पार्टी के साथ कोई नई बात नहीं है कि हमारी सिंध गवर्नमेंट कबूल नहीं हो रही, हजम नहीं हो रही। अब आ जाए इस बात पे, एक तो अदलिया के साथ बड़ा बहुत एहतराम से, बड़े अदब से मुझे बहुत एहतराम है अदलिया का, और मैं मेरा यकीन यह है कि एक आजाद जमहूरी मुआशरा एक आजाद अदलिया के बगैर तश्कील नहीं पा सकता। सही। और मुझे अदलिया से गिले शिकवे भी बहुत है। पीपल्स पार्टी के भुट्टो शहीद के कत्ल से लेके और बहुत सारे केसेस हैं जिसमें हमारे साथ खास सलूक हुआ और वो कुछ छुपा हुआ नहीं है। लेकिन हमारा ये रिकॉर्ड है कि हम गिले जरूर करते हैं, लेकिन अदालतों से झगड़े नहीं करते, अदालतों में अपने केस लड़ते हैं। आज भी मेरा वाज़ेह मौक़िफ़ है और मैं हमेशा कहता हूँ कि चीफ जस्टिस हो या हमारे जज साहबान बाकी बड़े अदब वाले, बड़ा उनका एहतराम है, लेकिन कुछ एहतराम वो है जो उन्होंने कराना है, एक एहतराम वो है जो उनको उनका तौहीन अदालत के डर से मैं करूंगा, और एक वो है जो वो अपने किरदार से मुझसे कराएंगे। किरदार उनका उनके जजमेंट से बोलेगा। अगर जज साहबान अपने कमेंट्स के जरिए बातें करेंगे तो उससे किसी जमात का नफा नुकसान तो हो सकता है, किसी ग्रुप का नफा नुकसान तो हो सकता है, मुल्क में बेहतरी नहीं आएगी। जज साहबान अगर समझते हैं कि कहीं को गलती कोताही खराबी है तो उसके ऊपर जजमेंट पास करें ताकि वो करेक्ट हो जाए, और इस तरह
कमेंट्स पास करना ये जुडिशरी का ना हक है ना कायरा उनको साहब ये करना इसमें चाहिए। कायरा साहब आखिरी इसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने तो कोई नहीं बात की थी, ये तो अटॉर्नी जनरल ने सामने उन्होंने कहा कि जी आईनी और कानूनी ऑप्शंस देखें। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने भी बातें की। मेरी दानिश में, सही। मेरा बड़ा वाज़ेह मौका, मेरी दानिश में चीफ जस्टिस साहब हों या बाकी जज साहबान, वो वाजिबुल एहतराम है, लेकिन उनको अपनी जजमेंट्स के जरिए बोलना चाहिए। अगर अदालत के अंदर बैठे हुए कमेंट्स हों और उनके टिकर चले और उस पर प्रोग्राम हो और आज मैं और बैठे आप भी बहस पे बहस कर रहे हो, तो वो हासिल नहीं है। उसका हासिल तब होगा जब वो एक जजमेंट की सूरत में कंसोलिडेट होगा और उस पर अमल दरामद होगा। लिहाजा जजेस को जजमेंट्स देने का अख्तियार और हक है, उनको कमेंट्स पास करने का इस तरह किसी के ऊपर पॉलिटिकल कमेंट होगी, मेरी दानिश में ये राइट नहीं है। चले तो उनको इससे एतराज करना चले। अब आइए कायरा साहब अगर इजाजत दें तो ब्रेक के बाद आप ब्रेक के बाद अपनी बात मुकम्मल कर लें। ब्रेक के बाद अमल है सब ब्रेक के बाद आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा। नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। कमरज़बान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जी कायरा साहब, आप ये जो कराची की सूरत हाल और फिर पीपीपी वर्सेस पीटीआई फेडरल गवर्नमेंट, उस पर जो अपना कमेंट कंप्लीट करें तो फिर आगे गुफ्तगू लेकर चलते हैं। जी ज़मीर साहब, कराची की सूरत हाल बड़ी स्पेशल है, उसको देखने की जरूरत है। पहली बात, कराची के हालात अच्छे नहीं और उनको बहुत बेहतर करने की जरूरत है, उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और ये पिछले 12 सालों में यकीनन पीपल्स पार्टी की हुकूमत, उसमें भी मैं बात करता हूँ, लेकिन ये कोई 12 साल के मसाइल नहीं है। वहां नाले अगर कब्जे हो गए, वहां अगर इरेगुलर ग्रोथ हो गई, वहां पे अगर गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस हो गई, तो उसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी का दौर नहीं है, बहुत सारे बाकी अदवार भी हैं और उसमें भी ये काम होता रहा। और वहां पे सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, वहां पे तो बहुत सारे इदारे भी बैठे हैं, हमारे कौमी इदारे बैठे हैं, वहाँ रेंजर्स है, बाकी इदारे बैठे हैं जो डायरेक्टली काम कर रहे हैं और वो क्राइम फाइट भी करते हैं, बहुत सारी बाकी चीजों के ऊपर भी। नैब भी है, बाकी इदारे भी काम कर रहे हैं और नैब वहां पटवारी भी पकड़ रहा है सिंध में, ये भी बात याद रखिए, ये किसी और सूबे में नहीं है। अब अर्ज ये है कि वहां पे ना कराची की एक सूरत हाल ये है कि कराची में सिटी गवर्नमेंट एमक्यूएम की बनती रही या बनाई जाती रही या उनको स्ट्रेंथन किया जाता रहा और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाए गए। पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर आती भी है तो कराची की हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास नहीं होती। और ये एक अलमिया होता है कि जो काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करने हैं वो तो वो करे, उसके अकाउंटेबल भी ठहरे। जो काम लोकल गवर्नमेंट के यानी कारपोरेशन के होते हैं, अब नालों की सफाई है या मेन शहर की सफाई है, तो सफाई का काम तो कारपोरेशन का है। अब वो अगर सफाई नहीं तो मीडिया दिखा के कहता है देखो जी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है क्या कर रही है। अब सवाल ये है, कारपोरेशन से पूछेंगे तो वो कहेंगे जी हमें फंड नहीं मिल रहे। अगर उनको फंड नहीं मिल रहा है, उनको जो प्रोपोर्शनेट फंड है वही मिलेगा ना बाकी इलाकों के मुताबिक। अब उनको फंड नहीं मिल रहे तो सूबाई हुकूमत ये कहती है कि जी सिर्फ पिछले साल हमें हमारे जो बजटेड अमाउंट था फेडरल गवर्नमेंट ने जो हमें ट्रांसफर करने थे उसमें से 130 अरब रुपए कम दिए गए, तकरीबन 130 अरब। अब अगर ये बात ऐसे है तो ये आपको पता है कि जब भी गवर्नमेंट का बजट बन जाता है तो उसमें एक चार्ज एक्सपेंडिचर होता है जिसमें आपका सैलरीज हैं, करंट एक्सपेंडिचर है जो आप कर्टेल नहीं कर सकते। यानी आप तनख्वाहें तो नहीं रोक सकते, पेंशनें तो नहीं रोक सकते, बिल तो नहीं रोक सकते। इसी तरह आपने जो अगर कोई लोन लिया हुआ है तो आप उनकी रीपेमेंट्स तो नहीं रोक सकते। हाँ, फिर आपका कट कहाँ लगेगा? वो डेवलपमेंट पे लगेगा। और अगर एक सूबे के बजट में 130 अरब रुपए का कट लग जाए तो नेचुरली उसके पास ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए पैसा कम हो जाएगा। और कराची के मसाइल तो ये हैं, अब देखें ना, वहां पे सर्कुलर रेलवे है, रेलवे की प्रॉपर्टी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की है, खाली करानी है फेडरल गवर्नमेंट ने। सूबाई हुकूमत कहती है जी हम हाजिर हैं, आपके पास फेडरल इदारे भी मौजूद हैं, रेंजर्स भी है, फौज भी है, बाकी इदारे भी हैं, हमारी पुलिस भी हाजिर है, हम भी हाजिर हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट आगे उसको लीड करके खाली करा ले। न पिछली गवर्नमेंट में खाली हुई ना अब हो रही है और आप कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही। सो जो पीपल्स पार्टी का कसूर है वो उसके जिम्मे लगाएं। हाँ, हमारे वज़रा को, हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि अब फेडरल गवर्नमेंट के साथ उन्होंने एंगेज किया है, कमेटी बन गई है, इस पे मिलकर चलना चाहिए। जो पहले तासर था कि यहाँ गवर्नर साहब के जरिए काम करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट आगे काम करेगी, किसी और इदारे के जरिए करेंगे, तो वो आईनी और कानूनी लिहाज से दुरुस्त नहीं था। अब गवर्नमेंट ने एक ऐसा रास्ता निकाला जो एग्जैक्टली तो आइन के मुताबिक नहीं है, लेकिन एक दरमियानी रास्ता है जो अगेंस्ट द लॉ भी नहीं है। अगर वो कंसल्टेटिव प्रोसेस से मिलके फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंटें काम करती हैं तो कराची को इमीडिएटली
دو تین کم از کم 1000-1500 ارب روپے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں پہ اتنے بڑے کام ہوں. اور وہ آبادیاں جو نالوں کے اوپر بن گئی ہیں, irregular بن گئی ہیں, ان کی گروتھ کسی اور جگہ کرائی جائے, ان کو ڈیولپمنٹ کرائی جائے, اور وہ نالے, وہ صفائی کا نظام ہو. اور آخری گزارش یہ ہے کہ کراچی کیونکہ سمندر سے نیچے ہے, کراچی کا زیادہ تر پانی سک کرنا پڑتا ہے, پمپ کرنا پڑتا ہے, اور وہ اگر آپ کے ہاں بجلی بند ہو جائے گی, جو فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے, تو ان کے پمپ نہیں چلیں گے, ان کو واٹر سپلائی بھی نہیں ہو سکے گی. واٹر سپلائی کا اپنا ایک ایشو ہے, لیکن نہ ان کی واٹر سپلائی ہو سکے گی, نہ ان کا جو سالڈ ویسٹ ہے یہ پوری طرح صحیح. قاہرہ صاحب, لیکن ابھی یہ جو نیب کا جو ابھی بل آنا ہے, اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے بھی کچھ تحفظات تھے, آپ لوگوں نے کچھ سجیشنز بھی دی تھیں, اور اس کے بعد پھر اب بھی دوبارہ بھی ہوئی, اور پھر اب جو اینٹی منی لانڈرنگ بل پاس ہوا ہے اس پر بھی اپوزیشن, خاص طور پر پی ایم ایل این کا زور تھا کہ جی اس کو آپ نیب کے پرویو میں نہ ڈالنے تاکہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ نہ کر سکے. اب نیب کا جو ترمیمی بل آئے گا, اس میں کیا جو 35 جو امینڈمنٹس پروپوز کی تھیں, ان میں کوئی ڈسکشن کر کے اس پر کچھ تھوڑا سا لے دے ہوگا, یا بس جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی وہی پاس ہوگا بل؟ اچھا ضمیر, اس کو بھی دیکھیں ذرا, تھوڑا سا اس آرگومنٹ کو دیکھیں کہ گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے. گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی یہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, خاص طور پہ ہم لیگ کا, کہ یہ تو جی اور کسی کام میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتے, صرف اپنے لیڈروں کو بچانا چاہتے ہیں, اور یہ این آر او مانگ, اور یہ نیب کا خاتمہ چاہتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں بلیک میل کر. اچھا, بڑی دلچسپ بات ہے, یہ ہم بلیک میل کر رہے تھے, یہی الزام تھے, اور بجٹ تھا, اور بجٹ پاس ہو گیا. صحیح. فیٹف کا قانون آیا, فیٹف کے قانون میں کچھ ریکوائرمنٹس وہ تھی جو فیٹف پاکستان سے ڈیمانڈ کر رہا تھا. ہم نے کہا کہ جی جو فیٹف کی ڈیمانڈ ہے وہ ہمارے سامنے رکھیں, ہم اس کو پورا کریں گے. یہ بات بلاول صاحب نے لاہور میں میاں شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک میں کہی تھی کہ اگر فیٹف کے قانون کی وہ پاکستان کی ضرورت ہے, وہ عالمی ادارے پاکستان سے کچھ تحفظات چاہ رہے ہیں, کچھ قانون سازی چاہ رہے ہیں, اگر وہ نہیں ہوتی تو پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے گا, جس کا شدید نقصان ہوگا. لہذا قومی ضرورت تو ہم پورا کریں گے, لیکن اس کے گاب میں گورنمنٹ کچھ اور اختیار حاصل کرنا چاہتی ہے, اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے. گورنمنٹ کو ہم نے کہا جی کہ وہ لائے بل, وہ بل سامنے رکھے گئے, لیکن ایک کمپریہنسو ڈیبیٹ گورنمنٹ نے کہا ہم کرتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا جب بل تھا, اس وقت بھی یہ ڈیبیٹ چھیڑی گئی نیب کے قانون کی. اور ہمیں کہتے ہیں, آپ سارے دوست, میڈیا والے دوست بھی کہتے ہیں, اور حکومت بھی کہتی ہے کہ یہ تو ہر وقت اپنے لیڈروں کی بات کرتے ہیں, نیب کے خاتمے کی بات, عوامی ایشوز کی بات نہیں کرتے. وہ بھائی کون سی ڈیبیٹ ہے جس میں ہم نے عوامی ایشو نہیں چھیڑے؟ کون سا میڈیا ٹاک ہے جس میں عوامی ایشو نہیں چھیڑے؟ اور اگر نیب کو بقول سپریم کورٹ کے آپ سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں, مخالفوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, آپ میڈیا کی گلا گھونٹنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, تو کیوں نہ ہم نیب کے اندر, اس قانون کے اندر جو سکم ہے, جو زیادتی کا ذریعہ ہے, اس کو ختم کرنے کی بات کریں. اب ذرا غور کریں, فیٹف کے اوپر وزیر اعظم نے کہا کہ یہ مجھے بلیک میل کرتے ہیں, یہ این آر او مانگتے ہیں, میں نہیں دوں گا. اچھا, ہم این آر او مانگ رہے ہیں اور فیٹف کا قانون پاس ہو گیا, اور بلیک میل ہم کر رہے ہیں. یعنی بڑی کمال کی بات ہے نا. یعنی اپوزیشن ووٹ نہ دیتی تو سینٹ سے بل پاس نہ ہوتا, ہم نے ووٹ بھی دے دیا, بل بھی پاس ہو گیا, بلیک میلر بھی ہم ہو گئے. تو بھائی اور آخری بات یہ ہے کہ شبلی فراز صاحب نے جو کچھ کیا, مجھے شبلی سے توقع نہیں تھی اس کی, لیکن وزیر اعظم صاحب کا مزاج یہ ہے, وہ اپنی جو میڈیا ٹیم ہے یا ان کے جو وزراء ہیں, وہ تو لٹ لے کے ان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ جی اپوزیشن کی ایسی تیسی پھیر دو, ماں بہن ایک کر دو, جو تمہیں کہنا ہے کہو, لیکن ان کو منہ بند کر کے رکھو. اور وہ لوگ مجبور ہیں. شبلی فراز صاحب نے ایک انتہائی ان ایتھیکل کام کیا. یعنی اگر اپوزیشن نے آپ کو کوئی سفارشات دی ہیں, تو وہ سفارشات پارلیمانی کمیٹی کے پاس امانتاً ہیں, وہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کر کے, وہ کو لازم تو نہیں آپ ساری مان لیں, اس پر ڈیبیٹ ہوگا, آپ گورنمنٹ کو کنونس کریں گے کہ جی یہ قانون ہے, اس طرح ہے, جو فلان فلان. کوئی یہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ تو نہیں ہے کہ یہ شبلی فراز کو پبلک نہیں کرنی چاہیے تھی, کسی صورت پبلک کرنے کا اختیار نہیں تھا. پبلک کر کے وہ بلیک میل کر رہے ہیں اپوزیشن کو. اچھا, میں سمجھا شاید آپ بالکل, میں سمجھا شاید آپ شبلی فراز صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کی طرف ریفر کر رہے ہیں کہ ابھی جو انہوں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ این آر او مانگا تھا, میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. میں سمجھا شاید اس کی بات. جی جی, میں اسی پہ کر رہا ہوں. این آر او مانگا تھا, یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ قانون یہ کہتے ہیں. سوال یہ ہے, میں آپ کے پروگرام کے ذریعے, بہت سارے پروگراموں میں کہا, اب میں آپ کے پروگرام کے ذریعے
ओपनली सारी कौम के सामने करने लगा हूं। हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट्स दी हैं, नंबर 1, उसके अंदर जो चीजें बयान की हैं उनको सामने रखें। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने जो नैब के ऊपर कमेंट्स दिए हैं, ये जजमेंट दिए है, उसको सामने रखें। जो डिबेट सारी कौम के सामने हुई है और माजी को सामने रखें और उसके ऊपर ओपन डिबेट करके फैसला कर लें, नैब के कानून में तरमीम कर लें। ये बात अगर गवर्नमेंट मानती है तो मैं अपनी जमात के समेत बाकी जमातों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाता हूं। सही। वजीर आजम कहें कि इन पैरामीटर्स में हम इसके अंदर अमेंडमेंट को तैयार हैं, तो मैं जिम्मेदारी ले लेता हूं। ये जो बाकी तजावीज हैं, ये तजावीज तो बेहतरी के जराए हैं। हो सकता है आपका नुक्ता नजर कुछ और हो, मेरा कुछ और जमीर ये कितनी खतरनाक बात है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर रिलीजियस हार्मनी नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। यहाँ तो छोटी छोटी बात पे कत्ल गारत हो जाती है। कल फर्ज करें पार्लियामान का कोई मेंबर कोई किसी मजहबी इशू के ऊपर कोई बिल आता है, उसमें कोई अमेंडमेंट प्रपोज कर देता है और वो थ्रू नहीं होती, वो खत्म हो जाती है और आप वो अमेंडमेंट पब्लिक कर देते हैं कि फला मेंबर ने ये कहा। हो सकता है उसकी उस सोच पे जो प्रिवेल नहीं की, उसकी सोच पे उसको नुकसान पहुंच जाए, वो कत्ल हो जाए। तो ये तो वो रवैया है और ये फाशिज्म है, ये क्लियर कट फाशिज्म है और ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। सही। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, आखिरी क्वेश्चन, और बेसिकली अब क्या जो है वो इन मामलात से हटकर अब अवामी मसाइल के ऊपर ही सियासत की जाएगी और ये मामलात जो हैं ये कौमी असम्बली के अंदर ही छोड़ दिए जाएंगे, या जो है इस पर भी शायद, क्योंकि इंप्रेशन ये जा रहा होता है कि जी शायद, जो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा कि जी एक बिल पास कराने के लिए स्पीकर के घर चले जाती हैं 2 बड़ी ऑपोजिशन की जमातें और हमसे बाद में राब्ता नहीं किया जाता, तो उस वजह से सवालात उठना शुरू हो जाते हैं कि जी क्या अवाम भी थोड़ा सा फिर परेशान हो जाती है। तो अब आइंदा का जो है कि क्या मतलब बाकायदा कोई तहरीक अगर महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और उसमें अगर, तो फिर मुत्तहिदा ऑपोजिशन आ जाएगी। देखिए जमीर, हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ मुश्तरका अपोजिशन इकट्ठी हो जाए और एक तभी बेहतर दबाव बढ़ सकेगा। एक अकेली जमात उतना दबाव नहीं बढ़ा सकती, उसको टाइम लगेगा दबाव बढ़ाने में। अगर हम सारी जमातें इकट्ठे हो जाते हैं तो हम जल्द अपना जो टारगेट होगा वो अचीव कर पाएंगे, लोगों को रिलीफ दिला पाएंगे। और दूसरी गुजारिश ये है कि जहां तक ताल्लुक किसी के घर चले जाने पे, मैंने तो नैब के कानून को वाज़ेह तौर पे कहा। मैंने आपसे सवाल किया है कि कोई एक दिन किसी एक मेंबर ऑफ असेंबली की स्पीच मुझे आप बता नहीं सकेंगे कि जब उसने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस या मीडिया में बात की हो तो पब्लिक इश्यूज की, महंगाई, बेरोजगारी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, माशी हालात, इनके ऊपर बात ना की हो। हाँ, अब गवर्नमेंट ये चाहती है, या कुछ खास हलके ये चाहते हैं कि नैब के ऊपर बात ना हो। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, हमें छोड़ दें, वो भी कमेंट करके जजमेंट के जरिए बात कर रहे हैं। सवाल है कि अगर नैब का कानून अपोजिशन की जबान बंद करने के लिए, उनके बाजू मरोड़ने के लिए, वफादारियां तब्दील कराने के लिए, इस मुल्क के मीडिया की आवाज दबाने के लिए और इस तरह के हथकंडों के लिए इस्तेमाल होना है, लोगों की पगड़ियां उछालने के लिए होना है और हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए होना है, तो फिर क्यों ना हम उस नैब के कानून में अमेंडमेंट्स की बात करें कि ये ज्यादती का हथियार ना रहे, बल्कि ये एक ट्रांसपेरेंट अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का इदारा और कानून बने। ये कौन सा जुर्म है? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये